गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आज कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि फर्स्ट इज लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन हम उतनी ही बात करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्टैटिक एंड काइनेटिक बोथ आर अप्रॉक्सीमेटली सेम। बुक में लिखा अलग तरीके से जाएगा, बट उसको समझने के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सीधे समझते हैं हम कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ आप मानिए कि दिस इज़ अ कंडीशन, ठीक है। दिस इज़ अ बॉक्स, एम मास, नॉर्मल फोर्स आर, डाउनवर्ड फोर्स एम जी। एक ऑब्वियस सी बात है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा और इधर एफ अप्लाइड लग रहा। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है बेटा, एक चीज़ समझो, ये हम स्टैटिक के लिए बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में मैं एक साथ हम बात करेंगे पहले लॉ की। कंडीशन बहुत सिंपल सी है कि ऐसा है। ऑब्वियस ये बात है कि फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में लग रहा था। इन दो सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ कांटेक्ट है, कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। तो अब वो क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट आउट। तो लेट्स मूव, दैट इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या आएगा हमारे लिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। नॉर्मल बोल दीजिए या वेट ऑफ द बॉडी बोल दीजिए। भाई जितना बॉडी का वेट रहेगा उतना सप्रेस्ड रहेगा, उतना ही उसको मोशन करने में प्रॉब्लम होगी, तो उतना ही वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है कि अब इफ इन केस, और हमको पता है नॉर्मल एन लिखिए या आर लिखिए, बोथ आर सेम चीज़, कोई इशू नहीं है इसमें। अब अगर मैंने यहाँ एन लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं दूसरी बात भी यहाँ बोल सकता हूँ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे हमको ये पता है कि N इज इक्वल टू एम जी होता है। तो मैं ये बात भी बोल सकता हूँ, लेट्स फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम फर्स्ट में मैं ये बात बोल सकता हूँ ईजिली, आराम से, कि F is directly proportional to mg as well। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, देयर इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड म्यू एस, बराबर। अब म्यू एस बेटा जो आ रही हैं चीज़ें, तो म्यू एस तो ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि हम इसको कांस्टेंट बोल देंगे। वी विल डेफिनेटली कॉल म्यू एस एज अ कांस्टेंट। म्यू एस क्या कहलाएगा हमारे लिए, या तो कांस्टेंट बोलिए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक, या फिर म्यू एस का दूसरा जो हम बोलते हैं विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए यहाँ पे आप समझिए, सीधी सी बात है, that will this was is the important factor। अब जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है, that we have read in the last video। तो ये चीज़ें, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है that will generally help you out in finding the mu value। फॉर एग्जाम्पल कि थर्ड इज कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन भी हो तो भी हमारे लिए इजी है। तो म्यू एस इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन, एफ एस अपॉन एन। याद रखिएगा बात।
एफ एस बाय एन आपको चीज़ें देखने मिलेंगी। तो दिस वे वी कैन जस्ट यूज दिस लॉ ऑफ फ्रिक्शन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एज वेल। अब इसमें कोई बहुत ऐसा साइंस या बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमने यहाँ से समझ लिया कि भाई ऑब्जेक्ट रखा है मेरे ऊपर ये, अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसको मोशन करने के लिए भाई जितना ज़्यादा इसके ऊपर वेट होगा उतना मुश्किल होगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। जितना वेट बढ़ाओगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। तो सेम चीज़ यही कॉन्सेप्ट यूज करके वी विल ट्राई टू डिस्कस इट आउट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में एक चीज कॉमन, ये रख देते हैं सरफेस, ये ऑब्जेक्ट एफ अप्लाइड और ये फ्रिक्शनल फोर्स आर और यहाँ पे एम जी। सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, देयर इज नो चेंज इन द सेटअप। फर्स्ट वी विल ट्राई टू यूज दिस वन। फर्स्ट कि फ्रिक्शनल फोर्स is directly proportional to this one, normal or weight of body, which is very pretty normal thing। जितना ज़्यादा वो भारी होगा उतना मोशन करवाने में मेहनत लगेगा, तो उसका फ़र्क कहाँ, यहाँ ही पे दिखता है हमें। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये एफ के की बात कर रहे हैं, तो एफ के जो होगा बेटा डेट इज इक्वल टू म्यू के आर। सेम कॉन्सेप्ट, म्यू के इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की काइनेटिक। जैसे वहां पे स्टैटिक था तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस वन। और एज वी नो, ठीक है, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि म्यू जो होती है, म्यू की जो वैल्यू आप देखते हो, म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू इट इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। हमें नहीं पता, और हर मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग है, बिकॉज एक्टिंग फोर्स इज ऑल्सो डिफरेंट ऑन द बोथ ऑफ द सेटअप। कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक वुडन प्लैंक है और उसमें एक्टिंग फोर्स कुछ और है, और फिर दूसरा सेटअप लूँ लेकिन वुड पे लूँ लेकिन एक्टिंग फोर्स उस पर फिर अलग लूँ, तो म्यू की वैल्यू इट विल बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मीडियम वेयर वी आर एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये याद नहीं करना कि म्यू की वैल्यू स्टील के लिए ये होती है तो स्टील के लिए याद रखनी, सरफेस के बीच में ये होती है तो ये ऐसा नहीं रखना। आपको ये बात याद रखनी है कि म्यू की वैल्यू अलग अलग हो सकती है सबके लिए। अब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी, आराम से बोल सकता हूँ। एक चीज़ और भी बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को म्यू के की वैल्यू निकालनी होगी तो एफ के अपॉन आर भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो दीज आर द बेसिक्स लॉ दैट वी विल यूज इन कमिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स टू सॉल्व व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, जो म्यू की ऑब्वियस सी बात है इट विल नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस, और किस पे ये चीज़ें मेजरली काम करेंगी कि हम बोल दें कि ये सरफेस इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड करेगा सरफेस पे आपके। लेकिन प्रॉब्लम इज देयर ओनली वन थिंग कि सभी सरफेसेस के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होगी, याद रखिएगा ये बात कि हम याद नहीं कर सकते, हमेशा क्वेश्चन में मेंशन मिलेगी आपको, इसकी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब लॉ ऑफ फ्रिक्शन में तो इतनी ही बात पढ़नी थी हमें। ठीक है, लेट मी मार्क इट, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन एक बार देख लीजिए, ओवरऑल हम जो बात कर रहे हैं इतनी ही है। ठीक है, मैं इस साइड भी दिखा दें एक एक करके। स्टैटिक में पहले इस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक, डिपेंड्स ऑन द वेट, फिर वी विल ओपन इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल,
यहाँ पे भी सेम सेटअप है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ज़रा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझने के लिए पहले एक डायग्राम समझते हैं ज़रा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ सरफेस, एक वुडन बॉक्स है मेरे पास, इस वुडन बॉक्स का एक मास, और इसके सेंटर से मैं एक, ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, mg, कोई इशू नहीं, mg इज द वेट ऑफ दैट बॉक्स। अब यहाँ पे देयर इज अ एंगल विच इज फॉर्मिंग, और कुछ और चीज़ें बना देते हैं जो अभी तक हम बना कर आ रहे थे। ये मैं बोल देता हूँ कि F अप्लाइड है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब फ्रिक्शनल फोर्स और रिजल्टेंट के बीच में यहाँ पे एक, मेकिंग इट दिस वे, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ, let me write, this is what, this is resultant of fs, obviously बात है, that situation is in rest format, we are assuming it, and normal। ठीक है, और इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, that theta is called angle of friction। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, बहुत इजी, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। अगर कोई बोले, एक तो पहली चीज एंगल होता है, सीधी सी बात है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज एन एंगल which is resultant of, ठीक है, which is the angle may be defined as resultant of limiting friction and the normal reaction, ठीक, resultant of limiting friction and the normal reaction makes with the normal reaction, normal reaction। ठीक, याद रखिएगा ये चीज, बहुत आसानी से ये चीज आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, tan थीटा निकालना है बेटा, बहुत आराम से, ज़्यादा इसमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आपको। लेट मी ड्रॉ विथ दिस पेन, मार्क इट, एंड इफ बाय दिस वे वी कैन मार्क इन दिस वे, कोई इशू नहीं। सीधी सी बात, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक रिजल्टेंट है किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का। कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ये एरो, एंड मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच की बात होगी। तो एक ये आपका नॉर्मल है, ये रिजल्टेंट है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, जैसे मेरा फेस रखा हुआ, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ऑब्वियस ही बात है, थीटा की बात है, टैन थीटा निकालना है, आपको साफ पता चल रहा है कि ये एक रिजल्टेंट है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा इस तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं। जैसे इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेंगे तो वी विल हैव दिस वन, कि टैन थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्स अपॉन आर। ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन में आपको बड़ी आसानी से लिख देना है, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसा नहीं कि अपने जेब से ऐसे निकाले भर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट शुरू होने वाला रहता है, मोशन करने वाला रहता है, तो क्या होता है वहां पे एकदम उस वर्ज ऑफ द मोशन पे सबसे ज्यादा वो लगता है। क्योंकि मैं आपको बोलूँ उठना है तो आप ठंड में आ रही है, तो आपको उठने में क्या लगेगा, बहुत मेहनत लग रही है,
वैसी बात है, जब एकदम उठने ही वाले रहेंगे तब सबसे ज़्यादा आलस आ रहा होगा, तो वही जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है जब मोशन होने वाला रहता है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये तो बात हो गई लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ऑन किस टाइप सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। बट अगर एक इंक्लाइंड सरफेस हो तब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं बोलते, तब हम वहां बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज के नाम से हम जानते हैं। आइए इधर देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। एंगल ऑफ रिपोज इज ऑल्सो सेम एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज जो है, ठीक है, उसके लिए भी एक बार हम डायग्राम देखते हैं। ये किस केस में आएगा? ऑन inclined surface, on inclined surface। inclined surface का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे ये देखिए, ये कैसा, ठीक, ऑब्जेक्ट, ये एक सरफेस बना दिया हमने, मेकिंग ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक फाई डिग्री से है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक नॉर्मल mg एंड दिस इज mg cos फाई होगा, ठीक है। अगर ये cos फाई है, इस साइड मोशन में है, दिस इज mg sin फाई, और इस वाले पार्ट पे आपको क्या मिल जाएगा? fs मैक्स। जस्ट बना दिया ये सेटअप। इस वाले सेटअप में भी कुछ खास नहीं, सिर्फ ये वाला जो एंगल है बेटा, ये एंगल फॉर्म बिटवीन दिस वन, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। वो भी सेम किसके बराबर होगा? जितना इंक्लिनेशन सरफेस पे है उतना ही वो एंगल होगा, अलग से वो एंगल नहीं होगा, तो याद रखिएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन आती है, दैट डेफिनेशन इज दिस वन होता, बहुत सिंपल सी है। मिनिमम एंगल, ठीक है, आई विल राइट दिस वन, यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम एंगल, ठीक है, मिनिमम एंगल दैट इंक्लाइंड सरफेस की जगह पे आप प्लेन भी लिख सकते हैं। मिनिमम एंगल दैट इंक्लाइंड सरफेस और प्लेन मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल व्हेन बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट। अब इसको थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करते हैं। लेट मी शिफ्ट दिस वन, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ना काम हो जाएगा इतने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमको पता है न्यूटन साहब को नाराज नहीं करना है। न्यूटन साहब को नाराज नहीं करना है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप आओ और लेट्स यूज दिस वन, कि हम बोलते हैं एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन फाई, और R इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, R इज इक्वल टू आपको देखने मिलेगा mg cos फाई, बराबर। अब इस वाले सेटअप में यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि भाई आपको क्या करना है, डिवाइड करके देखते हैं क्या बनता है। तो जस्ट डिवाइडिंग, दिस इज आवर फर्स्ट वन, दिस इज आवर सेकेंड वन। फर्स्ट और सेकेंड को जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल हैव दिस वन, एफ एस अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी साइन फाई एम जी कॉस फाई। तो व्हाट वी विल गेट, वी आर गेटिंग इट एज इन दिस फॉर्म एफ एस, तो ये म्यू एस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, स्टैटिक के लिए बात कर रहे हैं हम, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू टेन फाई, याद रखिएगा।
तो कभी भी हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आए 1 मार्क के लिए या ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं नीट वगैरह में, कोई इसमें इशू नहीं है कि आपको सीधी बात है एंगल दे दे, इट मेक्स अ 30 डिग्री एंगल एंड अ बॉडी ऑफ मास दिस वन इज अबाउट दिस टाइट, फाइंड द कोफिशिएंट। कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, आपको एंगल पता है, आप डायरेक्ट कोफिशिएंट निकालो ना, क्या प्रॉब्लम है, व्हाई टू वेस्ट टाइम। ठीक है, अब ये जितने भी अभी आपने पढ़े लॉ ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, लेट्स यूज देम इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन है, आप देखिए, अ बुलेट ऑफ मास, ठीक है, अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg is fired horizontally into the 4 kg of wooden block at rest on a horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.25. The bullet get embedded in the block and combination moves 20 meter before coming to the rest. With what speed did bullet strike the surface? बहुत सही क्वेश्चन है, सीधा सा है कि भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं that we will have to understood कि mass of block कितना है, mass of block let's imagine कैपिटल M है और ये कितना है 4 kg, ठीक। mass of bullet कितना, mass of bullet small m 0. देखिए 0.01 kg, 10 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम। आफ्टर बुलेट गेट एम्बेडेड इन द ब्लॉक द काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, देखते हैं, क्योंकि ये देखते हैं, ये एक सेटअप है, सेटअप भी समझने की जरूरत नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बुलेट आई अटक गई तो फ्रिक्शन वाला सीन है, तो हमको पता है, हमने पढ़ा है एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर बराबर, तो एफ के म्यू के यहाँ पे एम प्लस कैपिटल एम जी की वैल्यू कुछ नहीं बोला, तो एक्सेलरेशन इज गिवन, अच्छा एक्सेलरेशन वी हैव टू फाइंड आउट विथ व्हाट स्पीड डिड द बुलेट मूव्स, तो लेट्स गो फॉर इट, कोई इशू नहीं, निकालना इजी है। अब इस वाले सेटअप में देखिए ऑलमोस्ट जो चीज़ें दी थी हमने लिख ली, नहीं फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0.25 दिया हुआ, ठीक। अब इस सेटअप में आप ऐसा लिखें या फिर इसको ए कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मोशन में तो एक्सेलरेशन इज देयर, ठीक। यहाँ तक में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, देखिए पहले वाला सही, जी एंड एफ के की एक वैल्यू ये भी तो होगी, फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकेंड वन इज दिस वन, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करके देखते हैं भाई कितना बन रहा है, कि हमें तो निकालनी है, पहले एक्सेलरेशन निकालना जरूरी है, m प्लस दिस m a म्यू के m प्लस कैपिटल M g, आई थिंक ये कट जाएगा, ठीक है, बचेगा आपके पास a इज इक्वल टू म्यू के इंटू जी, कितना आएगा बेटा, ये a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 विच इज इक्वलेंट टू नियर अबाउट 2.54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से a मिल गया आपको एक्सेलरेशन, लेकिन वहाँ एक चीज़ दी हुई है कि आफ्टर एंटर्स द ब्लॉक द सिस्टम अटेन्स अ वेलोसिटी v, अब वो नहीं पता कितनी स्पीड, वही तो निकालना है। सिस्टम कम्स रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 20 मीटर, 20 मीटर कवर कर रहे हैं, तो अब 20 मीटर कवर कर रहे हैं तो सीधा सा सेटअप देख लेते हैं ना, आराम से लगा लेते हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस दिस वन 2s
रेस्ट पे हो गया, फाइनल सिचुएशन तो रेस्ट पे हो गई, तो 0 माइनस u, आपको पता है क्या, डैट वी हैव टू फाइंड आउट एम्बेडेड होने के बाद कितनी वेलोसिटी, तो u स्क्वायर निकालना है 2 इंटू 2.45 इंटू 20, देखते हैं कितना आता है, कितना आएगा ये वैल्यू, ऑलमोस्ट लेट मी यूज द कैलकुलेटर, 20-40 इंटू दिस वन, and acceleration will be negative here also, ठीक है। एस इस सेटअप को अगर मैं आपको समझाऊं तो एक ऐसा हुआ है, एक ये मान लेते हैं बुलेट है, ठीक है, m मास की, ये बुलेट एक v वेलोसिटी से एक वुडन ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो गई है, ठीक। अब इस वुडन ब्लॉक का मास इतना हो गया, इसके लिए हमने एक रिएक्शन, ये सब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा था, r m प्लस एम जी। अब ये ब्लॉक उस v वेलोसिटी या u वेलोसिटी से मोशन करता है, और इसके अंदर ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो डिस्टेंस है विच इज 20 मीटर इटसेल्फ, क्वेश्चन ये था आपका, और यहाँ पे v इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऑन टेकिंग द कंसिडरेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, जो ये वाली वैल्यू आप चाहो तो नेगेटिव ले लो, ठीक है, कोई इशू नहीं। यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नियर अबाउट √98। √98 कितना होता है, 10 हो नहीं सकता, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 9.8 पे मिलेंगी ये चीज़ें, हटा देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा ज़्यादा जल्दबाजी कर दी हमने, ठीक है, तो 98 and u is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी है, कोई इशू नहीं, आराम से सॉल्व होगा। अगर आप ध्यान से देखो, सेटअप ये था क्वेश्चन का, ये बुलेट आई, एम्बेड हुई, वो ब्लॉक को आगे खींच के लेकर गई, ब्लॉक क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब रुक गया v वेलोसिटी से। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आराम से देखने मिलेगा काइनेटिक या फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट में। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, बहुत से एग्जाम्स में इस टाइप के सेटअप पूछते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, कभी आपको लगे, मन लगे, अपने स्कूल के टीचरों से पूछ लो कि ये क्वेश्चन दे दो, बोलो करके बताओ, ठीक है, तो उनसे पूछो, मज़ा आएगा, मज़ा लेते रहना चाहिए जीवन में। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।